चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में थे, क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस चलो ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन थे? इतने कुछ होमवर्क? बहुत गलत बात है यार, ये तो ना इंसाफी। सही में मानता हूं बेटा यार, इतना होमवर्क देना चाहिए किसी को क्या? हम बात करते हैं पे लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, P Limited proposed to purchase the business carried on by F Private Limited. The goodwill for this purpose is agreed to be valued 5 years. Purchase for weighted average profit for past 4 years. Profit weight for the past 4 years as follows: 1, 2, 3, 4. The profits are 250 to 500, 3,10,000, 2,50,000, 3,50,000. On the scrutiny of the books of account, the following matters are revealed. How? Question number 6 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे पास गुडविल निकालने के लिए बोला, और इस क्वेश्चन में मेरे पास पूरा आप लोग पढ़ चुके हो। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है और परसेंटेज भी गिवन आपके पास नहीं है। मतलब ये है तो समझ में आ गया। और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है। विंडो को गेट खुलवाओ, आज खुलवाओ। गेट खुलवाओ ना। कौन? हाँ पूरा खोल दो गेट बेटा, पूरा गेट खोल दो बेटा, पूरा गेट खोल दो बेटा। और ध्यान समझना, समझ में नहीं आएगा बोलने पे क्या? अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स गिवन है पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, परसेंटेज गिवन नहीं है। मतलब सुपर, देखो नंबर ऑफ इयर्स गिवन, दो मेथड है, या सुपर प्रॉफिट या फिर नॉर्मल। अरे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या मानते हैं बेटा? सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड से मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो इसके लिए मुझे एनआरआर चाहिए। ना क्वेश्चन में एनआरआर गिवन है, ना क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट ये निकलेगा तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो ये समझ में आ गया, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल नहीं है। तीसरी मेथड कौन सी थी? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट निकालना चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता, तो थर्ड मेथड लगेगी नहीं। फोर्थ मेथड था एफएमपी कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बड़ा एफएमपी कैपिटलाइजेशन के लिए भी एनआरआर चाहिए, क्या वो क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। तो कौन सी मेथड? सिंपल एवरेज। तो क्या होगा बेटा? एफएमपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एफएमपी कितना नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर्स 3। क्वेश्चन ने बोला है हाँ बेटा 5. अब मेरे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ये एफएमपी हो गया, क्या यहां से गुडविल निकल जाएगा? पर यहां से निकालने के लिए मुझे कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? एफएमपी। मेरे पास कुछ सालों के प्रॉफिट्स अवेलेबल है, कुछ कितने? 4। बोलो जवाब दो। पहले साल का प्रॉफिट कितना? 2,52,500। और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में स्टॉक, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर बोलो। एक गेट खुलवाओ ना यार। बोलो ना गेट खोलने के लिए बेटा। पर्टिकुलर, अब मुझे बताओ ईयर्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ईयर कितने कितने गिवन है बेटा? 2,52,500। पूछो कोई लेक्चर देख रहा है क्या बाहर? वीडियो लेक्चर देख रहे हैं क्या? पूछो तो फिर गेट बंद करवाते हैं। कोई नहीं देख रहा है क्या? पूछ लो भैया, रूम में कोई देख रहा है क्या? नाउ ईयर गिवन कितना बेटा? 1999, 2000। तो ईयर लिखो 1999, 2000, 2001, 2001। बारिश अभी भी आ रही है क्या बाहर? तो गेट खोलो ना यार बेटा। एसी ऑन करवाऊं क्या? एसी ऑन करवाएं क्या बेटा? खोलना, एसी ऑन कर लो। अच्छा एसी से पानी गिर रहा है क्या? ठीक है रहने दो बेटा। नहीं वो एसी से पानी गिर रहा है बेटा, इसलिए अपन एसी बंद किया बेटा अभी। इसलिए बिल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सोलर प्लांट लगाओ अपने ऊपर छत पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाइट का बिल तो आता ही नहीं अपने यहाँ बेटा, ऐसा। नाउ ये हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, तो मेरे पास 4 साल को प्रॉफिट गिवन है। पहला प्रॉफिट गिवन 2,52,500। बेटा आपके पास जो रिमोट उसमें सेल ही नहीं है, मत चलाओ उसको। नाउ क्वेश्चन में 3 लाख
10,000, 2 lakh, next, इसमें क्या किया जाएगा? एडजस्टमेंट किया जाएगा। आओ अब एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन में गिवन ऑन द 1 दिसंबर 2000 स्क्रूड, पता लगा कि मेजर रिपेयर किया हमने 75,000 का, उसको रेवेन्यू चार्ज कर दिया, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगता है WDV मेथड से। तो गलती कौन से ईयर में किया है? गलती की 2001। तो बोल सकते हैं 2001, 2002 या 2000, 2001, 2001, 2002। तो गलती कितनी की? यहां पर 75,000। ऐड करूं या लेस? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रीशिएशन, अरे बोलो, डेप्रीशिएशन बात करेंगे तो कितना आएगा? 75,000 के ऊपर कितना बचा? 10%। हाउ मच? 75,000 के ऊपर 10% से 4 महीने का डेप्रीशिएशन कितना? 2500। तो 2500 ऐड करूं या लेस? अब बताओ, मेरे फर्स्ट ईयर जो असेट्स की वैल्यू थी 75,000, इसमें से हम 2500 ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। अब कितना बचा होगा? 72,500। इसमें से क्या करेंगे? लेस क्या? 10% के हिसाब से कितना? 7250। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेथड कौन सी? क्या समझ में आया? इसके बाद पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 बोलता है 2000 और 2001 का स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई ₹3,000। तो 2001 का स्टॉक बढ़कर आ रहा है, तो उस साल का प्रॉफिट भी क्या रहा होगा? बढ़ के आ रहा है। तो हमें सही करना है। तो 2000 आओ, स्टॉक कितना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो इस साल का स्टॉक बढ़ेगा तो इस साल का प्रॉफिट। बहुत समझ में आया? 2001 का स्टॉक ओवर वैल्यू, तो यहां का आपको बढ़ाना, यहां का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि 7,000 रुपए का खर्चा आपको गुडविल के लिए कंसिडर करना, तो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर कितना बेटा? 30,000। 60 ने 60 60 बताओ कितना आया? 1,92,000। देखा सही तो है? पंकज, अब मुंह से आवाज निकली ना तो क्लास से बाहर जाओ। रेट 1, 2, 3, 4, 1,92,500, 4,40,000। अब थोड़ा आप लोग करो थोड़ा सा, 6, सॉरी 8 लाख। नेक्स्ट 7 लाख, एग्जैक्ट 11 लाख। बस क्लियर? दिस इज द वेटेड प्रॉफिट। बोलो, ये वेटेड प्रॉफिट। अब निकालना है वेटेड एवरेज। $1,92,500 plus 4,40,000 plus 8,77,500 plus 11,31,000 डिवाइड बाय कितना? 1 plus 2 plus 3 plus 4 डिवाइड बाय 10। 2,64,100, 2,64,000। नहीं, हाँ ठीक है। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। इसमें से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर इनकम को
कुछ हुआ ही नहीं, नील नील 2,64,100 लेस टैक्स कितना है बेटा? नील 2,64,100. दिस इज नॉन एज FMP. 2,64,100 multiply by 5. दिस विल बी माई गुडविल. क्या किस किस का नहीं आया? हाथ खड़ा करो. सभी का आ गया था. क्यों ट्राई नहीं किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैलकुलेटर में. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट होमवर्क क्या था? 8. बहुत इजी क्वेश्चन था. हाँ बोलो, कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज नेट प्रॉफिट. द एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं बिफोर एडजस्टमेंट है कितना? 5,14,000. ठीक है. द प्रॉफिट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एट 8% नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इस 5,14,000 रुपीज में 5,14,000 के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट और रुपीज 1,98,200. जिस इन्वेस्टमेंट की बात करें उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी? 1,98,200. बट इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2 लाख. तो जब इंटरेस्ट निकालूंगा मैं वो किस पे निकालूंगा बेटा? फेस वैल्यू पे. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो 2 लाख का 8% है, किसका 8%? 2 लाख का 8%. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹7,000 पर एनम आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यू इन फ्यूचर. फ्यूचर में खर्चा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. तो फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ेगा या कम? ऐड करूं या लेस? ऐड किया जाएगा. तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड एट द रेट ऑफ 30%, द NRR एट द रेट ऑफ 10%, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 18,98,200. क्वेश्चन अच्छा है यार, ये आसान तो है बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गलतियां हो सकती है. आओ क्वेश्चन नंबर 8. तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ, गुडविल कौन सी मेथड से निकलेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड से निकलेगा क्या? क्या क्वेश्चन में सबसे पहली बात मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ इयर्स क्वेश्चन में गिवन है कितने? अच्छा, एज्यूमिंग द 4 इयर्स. क्वेश्चन खुद ने बोल दिया. अगर मान लो 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट लाइन गिवन, यहां पे ये लिखा नहीं होता एज्यूमिंग 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये लिखा हुआ नहीं होता है. सिर्फ लिखा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो कौन सी मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से निकलेगा, क्योंकि सिंपल एरर से निकालने के लिए नंबर ऑफ इयर्स चाहिए होते हैं. क्या आपके पास वो मैंने बोला ना ये 4 इयर्स एज्यूमिंग 4 इयर्स परचेज, ये लिखा हुआ नहीं होता. और सुपर प्रॉफिट ये लाइन लिखी हुई नहीं होती 1 मिनट के लिए. कैसा हो सकता है? क्वेश्चन में सिर्फ इतना से लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस से सिर्फ ये लाइन हटा दी, एज्यूमिंग 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये लाइन लिखी हुई नहीं होती. सिर्फ लिखा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो बोला गुडविल कौन सी मेथड से? क्योंकि अगर आप बोलते सुपर प्रॉफिट, सो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स. क्या क्वेश्चन में पूरे में नंबर ऑफ इयर्स गिवन है क्या? तो क्या निकल पाएगा क्या? सर सिंपल एवरेज के लिए FMP मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स. चीज क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स गिवन नहीं है तो क्या गुडविल निकलेगा क्या? थर्ड मेथड सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन. तो उस केस में क्या? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR. क्या सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? FMP. क्या चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. और नॉर्मल प्रॉफिट किस निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR. क्वेश्चन में NRR गिवन है, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा. FMP क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन गिवन है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय मैं NRR कर दूंगा. तो क्या कैपिटलाइज मेथड निकल सकता है? आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. क्या समझ में? पर इस क्वेश्चन में तो खुद ने ही बोल दिया कौन सा मेथड? सुपर प्रॉफिट. तो वही करेंगे. आओ क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन बोलता गुडविल निकालना सुपर प्रॉफिट मेथड से. तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई भी क्या
नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने 4, बस ये सुपर प्रॉफिट निकला, काम बन गया अपना। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्या FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। FMP के बारे में मुझे पता है क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट पता है क्या? नहीं, ये निकले काम हो जाएगा। सबसे पहले निकालता क्या बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या चाहिए बेटा? NRR मल्टीप्लाई बाय क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्वेश्चन ने खुद ने ही आपको बोल दिया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वही यूज करोगे, कुछ और यूज करोगे? वही यूज करोगे। पर NRR कितना परसेंट? 10% कैपिटल। और बताओ क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 18,98,200, बट इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंक्लूडिंग है। और इन्वेस्टमेंट कौन सा है? ट्रेड है या नॉन ट्रेड? नॉन ट्रेड। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे से बताता हुआ आ रहा हूं कि जो इन्वेस्टमेंट हम लेंगे, ट्रेड लेंगे या नॉन ट्रेड? नॉन ट्रेड लेंगे। तो मुझे बताओ इसके अंदर ट्रेड आ रहा है, नॉन ट्रेड आ रहा है? तो इसमें से हटा दें क्या? यस। तो फिर उस केस में कितना होगा? 10% ऑफ किसका बेटा? 18,98,200 में से लेस कर दो क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 2 लाख तो फेस वैल्यू, बट उसकी कॉस्ट कितनी है? 1,98,200। दैट मीन्स क्या? मैं 10% ऑफ रुपीज कितना बेटा? 17 लाख लिखा होगा। दैट मीन्स कितना होगा? 1,70,000। क्या ये मेरा क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए? FMP। तो मेरे पास क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन ऑफ क्या करना है बेटा? मुझे FMP करना है। तो पर्टिकुलर मेरे पास ऑलरेडी एडजस्टेड प्रॉफिट गिवन है। बोलो, अरे बोलो ना, है या नहीं? एडजस्टेड प्रॉफिट 5 लाख एग्जैक्ट। इसमें से मुझे क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है बेटा। पहला एडजस्टमेंट क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है बेटा? हमारा इस इनकम के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूडिंग है, तो हम लिखेंगे बेटा इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना? 16,000। सर ये ऐड करो या लेस? लेस। सर आप इसको 198,200 का कितना कर रहे हो बेटा? 8% कर रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि हम हमेशा किस पे निकालते हैं बेटा? क्या समझ में आया? उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि फ्यूचर एक्सपेंसेस अब फ्यूचर एक्सपेंसेस रिड्यूस, तो आपके लिए फायदा है नुकसान? कितने रुपए का? 7,000 पर एनम। तो 7,000 यहां से लेस करूं या ऐड? ऐड या लेस? ऐड करूंगा तो भाई ऐड या लेस? क्यों? लेस तो ऑलरेडी हो चुका है, पर अब फ्यूचर में एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट बाकी है क्या? कितना आया? 5,05,000। अब इसमें से मैं एक टैक्स का अमाउंट और माइनस कर दूं, वो भी कितने परसेंट से? 30% से। कितना आएगा? 1,51,500। ऐड करूं या लेस? हाउ मच? 3 लाख। दिस इज माइन क्या बेटा? FMP। तो ये 3,53,500। तो इसमें से ये लेस करने के बाद क्या आया? 183,500। तो 183,500 मल्टीप्लाई बिफोर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? दिस इज माइन क्या बेटा? गुडविल। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद कोई होमवर्क था? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। द अब्रीज बैलेंस शीट ऑफ रामा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009 इज फॉलोज: इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, बैलेंस शीट टेली। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज आफ्टर डिडक्टिंग वर्किंग एक्सपेंडिचर बट बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। मतलब क्या? ये जो प्रॉफिट 3,18,000, 3,40,000, 3,12,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन ने खुद नहीं बोला है। आफ्टर एक्सपेंडिचर बट बिफोर टैक्सेशन, मतलब इसमें से टैक्स का अमाउंट अभी तक माइनस नहीं हुआ। तो क्या ये PBT है? PAT?
बहुत बढ़िया. ऑन 31st March 2009 द फिक्स असेट्स. हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है. इस क्वेश्चन पे स्टार बनाना आप लोग, है ना. इस क्वेश्चन पे स्टार बनाओ. इस क्वेश्चन किस किसने ट्राई किया? सबने. आपने ट्राई नहीं किया, क्यों? कल ही नहीं किया, बाकी रोज कर रहा हूं. भैया होमवर्क नहीं किया बेटा? नहीं किया, बाकी सब किया. चलो, कुछ डाउट पूछना है? किसी को डाउट पूछना है क्या? नो. इस क्वेश्चन पे स्टार्ट बनाए आप लोग. चलो. On 31st March 2009, the fixed assets were rupees 4,50,000. आज निकिता का है. On 31st March 2009, the fixed assets were at rupees 4,50,000. मुझे फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है कितने से? मतलब जब मैं क्या 80,000 से बढ़ रही है तो क्या इसका इम्पैक्ट एफएमपी में जाएगा क्या? क्या इसका इफेक्ट एफएम पे जाएगा क्या? मैंने साफ साफ शब्दों में बोला था फिक्स असेट्स का बढ़ना घटने का इम्पैक्ट, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट और कैपिटल नेचर का क्या लॉस होता. सन्ड्री डेटर्स तो बट हाँ जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा उस समय में फिक्स असेट्स को जो बैलेंस शीट में दिख रही है 370 दिखाऊंगा या 450 पे? क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर. Sundry debtors on the same date including rupees 10,000 which is irrecoverable. मतलब डेटर्स का नुकसान है. तो जो डेटर्स अभी दिख रहे हैं वो 10,000 से बढ़ के दिख रहे हैं. 10,000 से क्या कर दोगे? कम. नुकसान है या फायदा? नुकसान. कितने रुपए का? 10,000. तो क्या मुझे ये डेटर्स 10,000 रुपए से कम करने पड़ेंगे? तो डेटर्स कम करूंगा तो मेरा अल्टीमेटली लॉस है. तो क्या करंट ईयर का प्रॉफिट भी क्या होगा? कम होगा. लेस. क्या डेप्रिसिएशन भी कम होगा? डेप्रिसिएशन क्या? डेटर्स का अमाउंट भी क्या होगा? कम होगा. कितने रुपए से? 10,000 से. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? समझना. हैविंग रिगार्ड टू टाइप ऑफ बिजनेस अ रेट ऑफ 10% ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कंसिडर एज ए रीजनेबल. क्वेश्चन में एनआरआर गिवन है कितना परसेंट का बेटा? 10%. और क्वेश्चन ने यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दिया. क्या बोल दिया? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. मैंने अभी तक एक और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2. क्या इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है? क्या मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है क्या? तो क्या उस फॉर्मूले के थ्रू क्या यहाँ पर निकल पाएगा क्या? नहीं. तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या था? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेस 1/2 ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा आपके पास? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. आप किसी ने दिमाग लगाया ही नहीं होगा. आप सभी ने क्लोजिंग से किया. किस किसने एवरेज का यूज किया? गुड गुड. बाकी सबने क्यों नहीं किया यार बेटा? गलती ना हो. मैंने इसका तरीका बताया ना आप लोगों को. क्या पॉइंट समझ में? ये गलती हो सकती है क्योंकि हम धुन में इतने क्वेश्चंस किए कि हर क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया? क्लोजिंग. तो हम भी यहाँ क्या करेंगे? यूज. तो मैं क्लास में प्रैक्टिस करें क्लोजिंग 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 क्लोजिंग. वहां आया क्या बेटा? एवरेज. मैं क्लास में क्या क्लोजिंग 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 क्लोजिंग. वहां आया क्या? बोरी हो जाएगा सर. तो बोलो बोलो. फोड़ के आया और पता खुद फूट के आ गया है. अब ध्यान से क्या ये पॉइंट समझ में आया? अब लास्ट पॉइंट समझना. असर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एनुअल सुपर प्रॉफिट. मेरे पास नंबर ऑफ ईयर गिवन है अभी तक क्या? नहीं. कहां गिवन है अभी तक? कहां? अच्छा 3 years. आई एम सॉरी. ये तो मैं यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल निकालूंगा. अरे हाँ, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितना? 3. आगे बोलता है ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट. मतलब एफएमपी कैपिटलाइजेशन मेथड से पूछा है.
कौन सी मेथड से? एफएमपी कैपिटलाइजेशन से मेथड से पूछ। एंड डेप, हाँ ये समझ में आ गया यहां तक। अब सुनना, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। फिक्स असेट्स पे 10% से डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। क्या करना है? फिक्स असेट से डेप्रीशिएशन चार्ज करना कितना परसेंट? 10%। इज इट क्लियर? तो मेरा पॉइंट आपका यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि यहां पे डेप्रीशिएशन तो कौन सी मेथड से है? कोई बोला ही नहीं छोटो। सर इसका कोई यूज है क्या? सर इसका कोई यूज है क्या? देखो हमने डेप्रीशिएशन का यूज, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन हम यूज करते थे कहां पे बेटा? अगर हमने खर्चे को हमें रेवेन्यू ट्रीट करना था, ट्रीट कर दिया, कैपिटल ट्रीट करना था, रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। क्या ऐसा हमने बात किया था? बट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे क्या गलती वगैरह है क्या? अरे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे गलती है क्या? इस पूरे क्वेश्चन कहीं पे गलती है ही नहीं। अरे इस पूरे क्वेश्चन में कहीं गलती है क्या? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन ये बोलता है बट रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन, तो ये किस काम का? एक बात सोचो, अगर फिक्स असेट्स की वैल्यू बड़ी है तो क्या फ्यूचर में डेप्रीशिएशन बढ़ेगा? अगर मेरी 370 की जगह मेरी असेट्स की वैल्यू अब 450 होगी तो असेट्स की, अभी तक मैं असेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज करता था 3,70,000 पे, अब फ्यूचर में डेप्रीशिएशन कितने पे चार्ज होगा? 4,50,000 पे। क्या 370 पे डेप्रीशिएशन ऑलरेडी चार्ज होता था, अब फ्यूचर में कितने पे होगा? 450 पे। क्या असेट्स की वैल्यू बढ़ी? तो नो डाउट बढ़ी, मानता हूं बढ़ी, तो ये हम बढ़ाएंगे। बट क्या असेट्स की वैल्यू बढ़ने से क्या मेरा प्रॉफिट कम होगा? कैसे कम होगा? और फ्यूचर में हर साल मेरा डेप्रीशिएशन बढ़ के आएगा या कम होके आएगा? कितने परसेंट से? 10%। असेट्स की वैल्यू कितने से बढ़ी? 80,000 से। तो फ्यूचर में डेप्रीशिएशन कितने से बढ़ा? 80,000 से। तो क्या मेरे फ्यूचर में मेरा एक्सपेंस बढ़ा कितने रुपए से? 8,000 से। क्योंकि बेटा 80,000 से डेप्रीशिएशन बढ़ा, 80,000 से वैल्यू बढ़ी, तो डेप्रीशिएशन कितने से बढ़ेगा? दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम में 6 मार्क्स का है वो क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? और कितनी मेथड पूछ ली? 2 मेथड। समझ में आया? ये एग्जाम का लेवल है बेटा अपना। मेरी बात समझ में नहीं आई आप लोगों को। सबसे पहली बात क्या, इस क्वेश्चन में हम क्या किसने इसका ट्रीटमेंट दिया था फ्यूचर एक्सपेंसेस का? गुड, बोल जवाब दो। क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या फ्यूचर में डेप्रीशिएशन बढ़ेगा, और फ्यूचर में डेप्रीशिएशन बढ़ेगा तो क्या, अभी देखो बेटा सोचना सर, हम डेप्रीशिएशन 450 से 45 से क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? बेटा अगर मेरी असेट्स पे अभी 370 की थी, कहां चला गया? 450 पे चला गया। तो बेटा अभी तक तो मैं डेप्रीशिएशन किस पे चार्ज करता था? 370 पे। अब चार्ज कितने पे करूंगा? तो कितने से बढ़ा मुझे बताओ। पहले मैं 37 डेप्रीशिएशन चार्ज करता था, अब मैं 45,000 डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। तो बताओ डेप्रीशिएशन में कितना एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा बेटा? 8,000। तो क्या इसकी वजह से मेरा डेप्रीशिएशन बढ़ गया? दिस इज माई फ्यूचर एक्सपेंडिचर या नहीं? दिस इज माई फ्यूचर एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर? निधि कहां ध्यान है? तो यहां रखो, फिर कहीं ध्यान ही नहीं है तो बेटा क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अरे बोलो शो आओ। इस क्वेश्चन को रेट ऑफ टैक्स कितना क्वेश्चन में गिवन है? 30%। मैं करवाऊं या आप लोग कर रहे हो? आप करवा दो सर। हाँ, हम तो ट्राई कर लिया जितना हो सकता था उतना, है ना? अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बन थोड़ी बहुत, तो सब तो हम ही करेंगे क्या? ध्यान से, अब्रीज लिमिटेड बेनिफिशियल क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहली बात, गुडविल कौन सी मेथड से निकालना है बेटा मुझे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। नंबर ऑफ ईयर्स कितना गिवन है? ये हो गया, काम बन गया। मेरे पास एनआरआर कितना परसेंट गिवन है? अब मुझे कैपिटल लिमिटेड कौन सी चाहिए? एवरेज चाहिए, क्लोजिंग एवरेज। यहां पे भी क्या चाहिए बेटा मुझे? एवरेज। पिछले क्वेश्चन में मेरे पास एवरेज गिवन था, बट इस क्वेश्चन में मेरे पास एवरेज गिवन नहीं है, तो मुझे एवरेज निकालना आना चाहिए। आओ,
ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है, एफएम भी निकालना है, सबसे पहले क्या निकालूंगा, एफएमपी या कैपिटल एम्प्लॉयड? तो कैलकुलेशन ऑफ क्या करेंगे बेटा हम हमेशा, एफएमपी। कुल कितने साल का प्रॉफिट गिवन है? 3 साल के। वो कितना? 6 7 7 8 8 9 कितना? ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? तो ये लिखने का बहुत ध्यान रखना, कितना कितना? 3,80,000, 3,18,000, 3,40,000, 3 लाख। बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर। अब इसमें से मुझे क्या करना है बेटा? एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट में सबसे पहला पॉइंट कौन सा था बेटा? फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट यहां होगा क्या? नहीं। डेटर्स का होगा। बेड डेब्ट्स कितने का बेटा? 10,000। ऐड करूं या लेस? लेस। बेड डेब्ट्स के बाद नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन बस बात ही खत्म हो गया। 3,18,000, 3,40,000, 3,02,000। एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में वेटेड एवरेज लगाओ या सिंपल एवरेज? कुछ नहीं बोला तो सिंपल एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट 3,18,000 प्लस 3,40,000 प्लस 3,02,000 डिवाइड बाय कितना? 3। कितना है? 9 लाख डिवाइड बाय 3, 3,20,000। दिस इज माई एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। बोलो इसमें से हम क्या लेस करेंगे? फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो ये समझ में आ गया, 80,000 का 10% करूंगा बेटा, कि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। कितना बेटा? 8,000। कितना आया? 3,12,000, 3,12,000। इसमें से क्या करेंगे? कितना परसेंट? 93,000। वेरी गुड। नेक्स्ट। ₹2,00,000। बोल जवाब दो, कोई आपत्ति? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें बेटा। अब क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से समझता है इस पॉइंट को। अब एक बात बता ध्यान से बेटा, ये हमारा जो ये प्रॉफिट था 3,12,000, तो बात करेंगे अभी, बीच में नहीं। असेट्स, लेकिन असेट्स में क्या क्या है बेटा? हाँ, फिक्स्ड असेट्स। फिर क्या है? और क्या है? फिक्स्ड असेट्स कितना? 4 लाख। करंट असेट्स कितना है? 520 था। पर क्या डेटर्स कम होंगे 10,000 ऐसा लिखने का? यहां 370 था, 80 से बड़ा ऐसा लिखने का इंपैक्ट पड़ता है। 5,10,000 लेस क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बेटा? नेक्स्ट 60,000, 16,000। तो पहले वही तो लिखा था मैंने, ऐसा था क्या? 60,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होगा क्या?
हाँ हाँ, क्या लिखवाया था? प्रोविजन फॉर टैक्स ले होगा पर प्रपोज डिडक्ट लेस नहीं होगा, ये लिखवाया था तो साफ साफ शब्दों में। क्लियर? तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 1,00,000। प्रपोज डिविडेंड नहीं, प्रपोज डिविडेंड लेस नहीं होगा। कितना है? ये क्या है? अब बेटा प्लीज को लिखना मत, सबको पाप लगेगा। इसमें से लेस कर दूं 1/2 ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो मेरा ये लेस करने के बाद क्या मेरा जो अमाउंट आएगा, दिस इज द माई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1/2 तो मैं लिख सकता हूं। अब मुझे क्या चाहिए? रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में मेरे पास रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे लेना है, वो किसका लूं? इस साल का, इस साल का या इस साल का? क्या क्वेश्चन कहीं बोला है क्या? और जब मैंने आपको बताया तब मैंने बोला था क्या? नहीं, सबसे लास्ट ईयर का लिया जाता है, सबसे लास्ट ईयर का। और मुझे बताओ ये 10,000 डूब गया तो मेरी गलती है क्या? तो क्या ये रेक्टिफिकेशन का पार्ट होगा क्या? ध्यान से, क्या ये 3,12,000 मेरा रेक्टिफाइड प्रॉफिट, क्या ये 3/12 प्रॉफिट है? इसमें कुछ गलती हुई है अभी तक मुझसे क्या? तो 3/12 तो मेरा अपने आप में सही प्रॉफिट ही है। तो बेडेट्स हो गया इसलिए हमने किया। रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर, रेक्टिफाइड प्रॉफिट का मतलब ये कि अगर ये प्रॉफिट गलत था तो इस प्रॉफिट में कुछ गलतियां थी, तो गलती को सुधारने के बाद का प्रॉफिट, ये तो गलती थी नहीं, तो डूबा है। बोलो, गलती का मतलब क्वेश्चन साफ साफ शब्दों बोलेगा ये गलती हुई है तो गलती मानना, बाकी गलती मत मानना। मैंने बात बोली थी पहले भी। तो ये गलती तब माने, ये प्रॉफिट गलत तब माना जाएगा अगर इस प्रॉफिट में कुछ गलतियां हैं। तो क्या 10,000 की गलती थोड़ी थी क्या आपकी? जो बेडेप्स हो गया इसलिए वो हमने लेस किया, पर क्या गलत था क्या? नहीं, इसलिए तो हम मुझे बताओ, तो क्या 3,12,000 प्रॉफिट आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का सही है गलत? तो 3,12,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स? तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बिफोर टैक्स है? तो मुझे ये पता है 3,12,000 रुपए आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसका 70% करूंगा तो क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा? 3,12,000 का 70% अल्टीमेटली क्या क्या आ जाएगा? जवाब दो। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये, तो 3,12,000 का 70% अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर कैसे आया? आओ, कंप्यूटेशन ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहली बात तो मुझे बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है कितने रुपए का? 3,12,000। इसमें से लेस कर दो टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। कितना आ रहा है? 90? कितना है? आप अगर ये डायरेक्ट कर तो भी यही आ रहा था। अरे बोलो क्लियर। हाँ, यस का 1/2 करो। 10 तो लिखा 109,200। सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है। हाँ, आपसे गलती हुई है। देखो तू भी सही लिखा है, एकदम परफेक्ट। और रेटिंग 6 लाख।
क्या समझ में आया? ये कौन सी मेथड से था? बोलो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालूंगा। तो उस केस में क्या होगा? एफ एम पी डिवाइड बाई क्या? एन आर आर माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एफ एम पी कितना है? हाँ, कहा निकाला? अच्छा, 218400 डिवाइड बाई कितना? माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? $3 lakh, 15 lakh, that's it is the question. Just note down. कुछ पूछना है? हाँ, this is outside liability बेटा। ये तो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है। हमने जो टैक्स निकाला है कहां पे गया? ये तो प्रॉफिट है ना, इसलिए क्या? यस यस, दिस आउटसाइड लाइबिलिटी बेटा। जस्ट नोट डाउन, फटाफट पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट से। क्वेश्चन स्टार कैटेगरी का है बेटा। बहुत जनरल से डाउट्स आ रहा है सभी के लिए, वो डाउट्स आना स्वाभाविक सी बात है कि सर ये 10,000 का किया, ये भी तो हमने करने के बाद सही प्रॉफिट ही आ रहा है।
रखना पड़ा, जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले, जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना बोले ये हमसे गलती हुई है। जैसे एग्जाम्पल हम पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, पिछले क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ क्या कैपिटल लेक्चर के खर्चों को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, ये गलती है। क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन में बेटा आपने, तो कैपिटल को, तो ये रेक्टिफिकेशन है। क्वेश्चन अगर खुद बोलता है ये गलती है तो गलती मानना, बाकी कोई एडजस्टमेंट किया हो कभी भी गलती का पार्ट नहीं होगा। समझ में आया बेटा? श्योर। इसलिए यहां आके वैल्यूएशन गुडविल खत्म होता है। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, द वैल्यूएशन ऑफ ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का आता है, ना कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। संभावना है ज्यादा किसकी है बेटा? वैल्यूएशन शेयर्स की आने की, ना कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बड़ा वैल्यूएशन गुडविल से बेस बनता है किसका बेटा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो अब वैल्यूएशन गुडविल की हम पढ़ चुके हैं बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे आज से बेटा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन शेयर्स के अंदर ध्यान से समझना, तो शेयर का वैल्यूएशन किया जाएगा, तो वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने गुडविल निकालने की डिफरेंट मेथड डिस्कशन किया था, इसी प्रकार से हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर की भी डिफरेंट 3 मेथड्स हैं। और चौथा, इसके अलावा कोई मेथड बन सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि वैल्यूएशन इस टाइप से करो तो उस टाइप से करो, पर जनरल सेंस में गुडविल वैल्यूएशन शेयर्स की सिर्फ कितनी मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। पहली मेथड का नाम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। स्टार्ट हो गया है अब आपका बेटा, टॉपिक वही है, वैल्यूएशन शेयर्स गुडविल एक ही बात है बेटा, अलग अलग चीज। चैप्टर का पूरा नाम है वैल्यूएशन शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का पोर्शन पढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन शेयर हमें पढ़ना है। बोल जवाब दो। तो वैल्यूएशन शेयर्स के अंदर डिफरेंट 3 मेथड्स है, उसमें सबसे पहले बोलता हूं मेथड का नाम है नेट असेट्स मेथड। इसी को असेट्स बैकिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बुक वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता। एक ही मेथड है, नाम अलग अलग है, कुछ भी पूछे निकालना ऐसे ही है। मेरी बात समझ आई? मैं अगर क्वेश्चन मतलब बुक वैल्यू निकाल के बताओ, दैट मीन्स आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू कुल मिलाकर आपको बोलता है कि नेट असेट्स मेथड से निकाल के बताओ वैल्यूएशन शेयर, मतलब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है असेट्स बैकिंग मेथड से वैल्यूएशन निकालो, मतलब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर निकाल के आना है। क्वेश्चन बोलता है क्या बुक वैल्यू निकालना है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसी को बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता। पॉपुलर है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। कौन सी मेथड बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब समझना उसके बाद, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से गुडविल को कैसे निकाला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर को कैसे किया जाता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। जब इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या होता है, ध्यान देखना पड़ेगा ध्यान से थोड़ा सा। जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड की बात करता हूं तो बोलता है असेट्स। समझना इंटरेस्ट, तो कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। पहले समझना, लिखना मत कुछ भी, थोड़ा सा ये आएगा वैसे ही जैसा मैं गुडविल हमने पढ़ा था वैसे ही मिलने, समझना ध्यान से बेटा। पर्टिकुलर लिखना मत, क्योंकि मैं लिख के काटूंगा इसलिए थोड़ा सा। मैंने जब आपको गुडविल निकालना सिखाया था तब मैंने आपको बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाया ना, असेट्स माइनस लेस लायबिलिटी। अगेन असेट्स लेस लायबिलिटी, ये क्या आ गया?
नेट असेट्स। क्या आ गया? क्या अल्टीमेटली क्या इसी को तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर? तो मुझे बताओ, क्या ये असेट्स लेस लायबिलिटी हम निकालना सीख चुके हैं, सीखना बाकी है? अब जब गुडविल निकालना सिखाया था तब भी मैंने आपको बोला था, तो मुझे बताओ जब मैंने असेट्स बोला था तो किस किस असेट्स को लेने के लिए मना किया था? गुडविल को लेने के लिए मना किया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या किया था? मना किया था। तो उसको भी हमने, फिक्टिटियस असेट्स को भी हमने मना किया। बाकी सारी लायबिलिटी लेंगे। जब हम लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी में ओनली क्या आएगा? आउटसाइड लायबिलिटी। मतलब कौन नहीं आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज डिविडेंड। तो क्या मेरे पास यही मुझे यहां करना? तो क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो मैंने गुडविल के लिए ऑलरेडी निकालना सीख चुका हूं। अगर मुझे इंट्रिंसिक क्या ये सीख चुका है कि चीज के बारे में, तो क्या ये नेट असेट्स मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई? अरे नेट असेट्स मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई या आना बाकी है? अब मेरा आपसे ये बोलना है, इसमें ऐड कर दो। देखा जाए जिन चीजों को मैंने ऐड करने से मना किया, अब उसको आपस में ऐड कर रहा हूं। मतलब गुडविल क्या ऐड होकर आ सकती है? मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड होकर आ सकती है। सच समझ में नहीं आया, सुनना ध्यान से बेटा। मैंने तरीका उसी को, क्या हमने ये कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल पर्पस पढ़ चुके थे? तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड हम पढ़ चुके हैं उसमें दो चीज और ऐड कर देना, देन जो आएगा दिस विल बी योर नेट असेट्स। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा मुझे पता है कि आप जितने भी क्वेश्चन इंट्रिंसिक वैल्यू सोल्व करोगे उस क्वेश्चन में आपको गुडविल तो निकालनी पड़ेगी। बात समझ में कुछ भी नहीं आई आपको, क्योंकि आपने पढ़ाया इतने गंदे तरीके से। सुनना ध्यान से, मैं जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालूंगा तो सारी बिजनेस की मुझे असेट्स चाहिएगी, सारी लायबिलिटी चाहिएगी। क्या चाहिएगी? सारी असेट्स, सारी लायबिलिटी। मैंने अमाल कमीशन में ये मैं डिस्कस कर चुका था। तो जब मैं अमाल कमीशन में पढ़ाया था तो मैं सारी असेट्स ली थी, इंक्लूडिंग गुडविल भी लिया था, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट भी लिया था, ऑल लायबिलिटीज ली थी। बट अब मैं यहाँ पे यहाँ पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मुझे सिखाना, पर समझना जब मैं यहाँ पे सारी असेट्स लेता हूं, मतलब मैं यहाँ पे गुडविल भी लेता हूं, तो गुडविल तो मेरे पास बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होगी, बट मुझे तो गुडविल कौन सी चाहिएगी? जो मैं नई निकालूंगा। ये गुडविल तो पुरानी है, नहीं, मुझे आज वाकई में गुडविल की वैल्यू कितनी है ये मुझे निकालना होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से बात करें तो असेट्स लेस लायबिलिटी, सारी असेट्स लूंगा। मुझे बताओ अभी तक जब मैं इन असेट्स को यहां लेता था गुडविल को छोड़ के, तो सबको रिवैल्यू वैल्यू पे लेता था। बताओ ना यार बेटा, जब रिवैल्यू अवेलेबल नहीं है तो बुक वैल्यू लेता था। तो मुझे बताओ गुडविल की भी तो नई वैल्यू निकालूंगा, तो गुडविल की नई वैल्यू निकालने का तरीका हम पढ़ चुके हैं या पढ़ना बाकी है? तो वही तरीका तो हमें, तो जो गुडविल की नई वैल्यू है कि वो निकाल लूंगा। और गुडविल की नई वैल्यू निकालने के लिए हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में लेस ही नहीं किया, लेस कर दिया होगा। मतलब उसको जब मैंने गुडविल के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट किया था तो उस समय क्या इन दो आइटम को ऐड किया था क्या? तो जो गुडविल के लिए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है वो तो ये है, और ये आई कैसे? सारी असेट्स एक्सेप्ट फॉलोइंग, सारी लायबिलिटी एक्सेप्ट फॉलोइंग, देन तो ये दो आइटम तो ऐड होकर आ ही नहीं रहे, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है गुडविल के पर्पस के लिए। ये सब डिस्कशन किया था, तो मुझे बताओ उसको से ऐड कर दो और गुडविल की नई वैल्यू वापस यहाँ पे ऐड कर दो, तो क्या आपकी बिजनेस की टोटल असेट्स आपके पास आ गई? अभी समझ में नहीं आया, एक बार और समझाऊं।
समझना एक बार अदनान बेटा, क्या पॉइंट क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि मेरे को ध्यान समझना, असेट्स चाहिए, मुझे सारी असेट्स चाहिए, और सारी असेट्स किस वैल्यू पे चाहिए? रिवैल्यूड वैल्यू पे चाहिए। तो मेरे पास रिवैल्यूड वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो मैं बुक वैल्यू ले लेता हूं। बट गुडविल की नई वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगा। गिवन है तो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में गुडविल की नई वैल्यू गिवन है तो बात ही खत्म, सारी एसेट्स सारी लायबिलिटी लूंगा। जब मेरे पास गुडविल की नई वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं होगी तो मुझे गुडविल निकालना पड़ेगा, और गुडविल निकालने के लिए हो सकता है कि मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड जरूरत लग सकती है। अरे बोलो ना, जब मुझे गुडविल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती तो उस समय तो गुडविल निकालने की कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है। तो मैं क्या पूरी वापस लिखूंगा? क्या मैं क्यों लिखूं वापस से? मैं वापस लिखूंगा इससे अच्छा मेरे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है किसके, गुडविल की, उसमें ये दो एसेट्स गिवन नहीं है, उसमें और ऐड कर दूंगा, तो क्या मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गई? क्या पॉइंट समझ में आया? पॉइंट तो क्या ये गुडविल यहां पे आ गई या आना बाकी है? तो गुडविल नई वैल्यू पे आ गई, प्लस नॉन इन्वेस्टमेंट को लेते हैं। अरे बोलो, क्यों ऐड करेंगे? नॉन जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली गुडविल के लिए, उसमें ये दो आइटम को और करो, देन जो आएगा क्या? नेट एसेट्स। इसको डिवाइड करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे, देन जो आएगा सच वैल्यू इज नॉन एज ए इंट्रिंसिक वैल्यू। अब समझना बेटा, आप लोगों ने अमालगमेशन में मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रिंसिक, तो वहां पे बहुत छोटा पढ़ाया था, इसका ब्रॉड लेवल यहां शुरू हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, मैं सीधी सी मुझे बताओ, अगर मैं इसको मैं ऐसा लिख दूं, इतनी सारी चीजों को लिखने के बदले में मैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से आपको गुडविल निकालना सिखा रहा हूं, तो ध्यान समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। अपन इसके चरम पे जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा बी अलर्ट, ध्यान समझना। 2 मिनट का कंसेप्ट और खत्म। तो मुझे बताओ, मैंने तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी निकाला होगा। अरे कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर गुडविल पर्पस। अरे बोलो ना यार बेटा, क्या गुडविल के पर्पस के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी निकाला होगा? ये है। इसमें मुझे 2 आइटम ऐड करना है। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देन जो अमाउंट आया होगा, इसको क्या बोलेंगे? नेट एसेट्स। अब ध्यान समझना ना, ध्यान से समझना। अब ये आ गया, इसमें से लेस किया जाएगा, इसमें से क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लेस किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो देना, उसको लेस करने के बाद इसमें से लेस किया जाएगा डिविडेंड। देन जो अमाउंट आएगा, ध्यान समझना। अब समझना, बहुत एक वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। इसको डिवाइड करेंगे या तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, नहीं, एड नॉशनल कॉल इफ partly paid up,
शेयर्स। सर समझ में नहीं आई, आपको सिर्फ लिखते चलना है ध्यान से। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉल्ड वैल्यू पर शेयर। सर समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है। अरे बेटा नॉशनल कॉल किया जाएगा, नॉशनल कॉल तब किया जाएगा अगर मेरे पास कंपनी में जो शेयर्स हैं और मेरे पास एक शेयर है 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला, उसकी पेड वैल्यू कितनी है 8 रुपए, बताओ कितना अनकॉल्ड अमाउंट है। ये बात समझ में नहीं आई है। अरे मेरे शेयर्स है, उसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, क्या पेड वैल्यू से कम हो सकती है? अरे बोलो ना, 10 रुपए का शेयर, उसकी पेड वैल्यू 7 रुपीज, क्या 3 रुपए अनकॉल्ड अमाउंट है? तो 3 रुपए ये लिखा अनकॉल्ड वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय क्या जितने बेटा ये कब नॉशनल कॉल कब करेगा? इफ पार्टली पेड अप शेयर। क्या अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो क्या मुझे नॉशनल कॉल करना पड़ेगा? आंसर इज नो। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, तो पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बोलो ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये एक्चुअल कॉल है नॉशनल। नॉशनल क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से बेटा? अरे बोलो ना। तो नाउ देन इसको ऐड किया मैंने लेस किया। अरे ऐड किया या लेस किया? ऐड किया। तो ये देन जो अमाउंट आया समझना, अब लिखना मत, डिवाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या और टोटल फेस। मैंने क्या लिखा है बेटा? टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब समझना, तो आपके पास वैल्यू पर शेयर या फिर वैल्यू पर रुपीज आएगा। एक एक का बेसिक पहले समझना है कि एक चीज का बड़ा ध्यान से, मैं क्या क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने टोटल नंबर ऑफ शेयर भी लिखा या डिवाइड तो करूंगा जो भी ये आ रहा है बड़ा, ये जहां पे जो कुछ भी अमाउंट आ रहा है, अमाउंट, ये जो अमाउंट आ रहा है इस अमाउंट को डिवाइड किया जाएगा। इस अमाउंट को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया। डिवाइड या तो किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से या डिवाइड किया जाएगा टोटल फेस वैल्यू शेयर। सर मुझे कैसे पता लगेगा? इससे या इससे? व्हेन फेस वैल्यू ऑफ, मैं फेस वैल्यू वर्ड यूज कर रहा हूं या पेड अप वैल्यू? फेस वैल्यू। तो नाउ व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स आर सेम, जब मेरे पास सभी शेयर की फेस वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। कैसा हो सकता है? जब मेरे पास सभी शेयर की फेस वैल्यू क्या है बेटा? सेम है, तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? नंबर ऑफ शेयर। बताओ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी। अरे नंबर ऑफ लिख लो बेटा, इक्विटी शेयर। समझ में आया? बट जब मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं वो शेयर्स कौन से हैं? मेरे पास दो कैटेगरी के शेयर्स हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, दूसरे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, पर दूसरे शेयर की फेस वैल्यू की पेड अप वैल्यू 8 रुपए। तो पेड अप वैल्यू से फर्क पड़ता है फेस वैल्यू से। तो मुझे बताओ, मेरे पास दो कैटेगरी के शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, दूसरे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, पर जो पहले वाला 10 रुपए शेयर था वो फुल्ली पेड अप था, दूसरे वाला पार्टली पेड अप है। तो बताओ मैं यहां आऊंगा, यहां आऊंगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। नीचे तो तब आता जब दोनों शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग होती। मैंने बोला ना कि फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पेड अप वैल्यू इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। मैं क्या लूंगा? पेड अप वैल्यू लूंगा या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू। बट अगर दोनों शेयर की फेस वैल्यू क्या है बेटा? सेम है। ऐसा हो सकता है? दोनों शेयर की तो सेम है तो डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट अगर मुझे बताओ मैं यहां पे दोनों शेयर की फेस वैल्यू क्या है बेटा? अलग अलग है। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर व्हेन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिफरेंट। क्या फेस वैल्यू ऑफ शेयर डिफरेंट हो सकता है? जब फेस वैल्यू ऑफ शेयर डिफरेंट होगा, डिवाइड किससे करूंगा? टोटल नंबर ऑफ
टोटल नहीं, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू? फेस वैल्यू। मेरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया बेटा? तो ये डिवाइड या तो ये होगा, ये डिवाइड ये होगा। क्या यहां पे कुछ अमाउंट आएगा? अरे बोलो, क्या यहां पे अमाउंट आएगा? तो यह अब सुनना ध्यान से, लास्ट पॉइंट इन ओवर, लेक्चर इज ओवर। यहां में अमाउंट आएगा, सुनना ध्यान से, लिखना बिल्कुल मना है। अंकित कब आया आप क्लास में? क्या बात कर रहे हो? समझना, यहां पे अमाउंट आएगा तो अमाउंट आएगा या तो इससे डिवाइड करके या इससे डिवाइड करके। तो ये अमाउंट अगर इससे डिवाइड किया होगा, किससे? इससे। इससे मतलब इससे, इससे मतलब इससे। तो क्या, तो समझना, यहां जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू पर शेयर आएगा या वैल्यू पर रुपीस? तो सर वैल्यू पर शेयर कब आएगा? व्हेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। समझ आएगा? जब मैं शेयर से डिवाइड करूंगा तो देन जो अमाउंट आएगा, सच अमाउंट इज नॉन एज ए वैल्यू पर शेयर एंड सच अमाउंट इज नॉन एज ए इंट्रिंसिक वैल्यू। बट अगर मैंने डिवाइड किया किससे? तो वैल्यू पर रुपीस। व्हेन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, शॉर्ट में चलेगा या तो बेटा ना। अगर मैं फेस वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बेटा? बोलो, जब मैं फेस वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूंगा तो उस सिचुएशन में क्या आएगा बेटा? अगर मैं डिवाइड या तो इससे किया होगा या इससे किया होगा, इससे किया होगा तो वैल्यू पर रुपीस आएगा। अगर इससे डिवाइड किया होगा तो वैल्यू पर शेयर्स। जा सकते हो बेटा आप दोनों बैच के लिए, कोई दिक्कत? क्या समझ में आया बेटा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो नाउ सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा ये क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अगर समझ में आया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस चीज के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। ये था मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। एक बात बताओ, क्या यहां तक तुम ऑलरेडी गुडविल के लिए कैपिटल इनपुट निकाल चुके हैं? निकालना बाकी है। प्लस इसमें दो चीज हम ऑलरेडी लेस कर ऐड ही किया था। कौन कौन सा? गुडविल और नॉन ट्रेडिंग। उन दोनों को मैं ऐड कर दूं? अरे बोलो ना। देन जो अमाउंट आएगा और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा इसको क्या बोलेंगे? नेट एसेट्स। बोलो हाँ है ना। इसको ऐड करने के बाद ये आया नेट एसेट्स, इसमें लेस करेंगे क्या? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब सुनना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेस किया है कब? जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी तो लेस करोगे, जब नहीं तो क्या लेस करोगे? क्या नहीं। लेस डिविडेंड, जो भी प्रपोज डिविडेंड होगा उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। देन जो अमाउंट आएगा इसको डिवाइड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या? नॉशनल कॉल। बताओ नॉशनल कॉल कब ऐड किया जाएगा? व्हेन शेयर आर पार्टली पेड अप। फिर जो अमाउंट आएगा इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से या टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कब किया जाएगा? व्हेन फेस वैल्यू आर सेम। अरे बोलो ना, क्लियर? पर जब मैं टोटल फेस वैल्यू इक्विटी शेयर से डिवाइड कब किया जाएगा? बोलो, जब फेस वैल्यू आर डिफरेंट। देन जो आएगा वो वैल्यू पर शेयर या वैल्यू पर रुपीस। तो वैल्यू पर शेयर कब आएगा? वैल्यू पर शेयर कब आएगा? जब डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एंड वैल्यू पर रुपीस कब आएगा? व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। थोड़ा बहुत समझ में आया है? अरे बोलो ना। इसको मैं बेटर और अच्छे समझाऊंगा कब? जब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन कल शुरुआत करेंगे। आज सबसे अच्छी न्यूज आपके लिए यह है, आपके लिए कोई भी होमवर्क नहीं है। क्या फिर भी आप लेना पसंद करोगे? चाहोगे? 1, 2, 4 लेना पड़ेगा, किसी भी हानि की। ऐसा थोड़ी होता है क्या? होमवर्क चाहिए? होमवर्क चाहिए? बोलो। अब आप हाँ कर रहे हो तो मैं कैसे कर सकता हूं मैं? सर छोड़ो यार, दे दूं? छोड़ो यार, एक दिन एंजॉय करो यार, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आज एंजॉय करो बेटा यार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव गुड। डाउट्स हो? डाउट्स के लिए आप आ जाए।